नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। नक्षत्र की तालिका में आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के बारे में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण सिंह राशि में आता है और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण कन्या राशि में आता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य और देवता हैं आर्यमन। कन्या राशि अर्थात बुध की राशि, तो बुध की राशि के गुण या अवगुण जातक में दिखाई देते हैं। फिर नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए सूर्य के गुण अवगुण या शुभ अशुभ फल, और आर्यमन देवता उनके शुभ अशुभ गुण या फल। कन्या राशि बुध की राशि होने की वजह से कहीं न कहीं जातक में बुध के गुण अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि कन्या राशि यह बुध की मूल त्रिकोण राशि है और जातक का अगर इस राशि में या इस नक्षत्र में अगर सूर्य इस नक्षत्र में हो तो कहीं न कहीं अहंकार अधिक दिखाई देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कुछ ऐसे गुण हैं जो अगर किसी और ग्रह की दृष्टि आती है या किसी और ग्रह की साथ में युति आती है तो उस जातक के व्यवहार में अप्रत्याशित रूप से बदलाव दिखाई देता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जातक अपने मन की बातें कहता नहीं है या उसके मन में ही रहती है या वो कह नहीं पाता, या उसका स्वभाव इस तरह का बन जाता है कि वो लोगों को ऐसे लगता है कि वो बातें छुपा रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का है, ऐसे में अगर चंद्रमा उस नक्षत्र में आते हैं तो उस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा सीक्रेसी वाला या अंतर्मुखी रहता है। मन में कुछ और, उसका व्यवहार कुछ और वो कब क्या करेगा, किस तरह से पलटी खाएगा, किस तरह से बदल जाएगा, कहना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर मान लो उसके इसी नक्षत्र में बुध स्वतः हो और सूर्य भी साथ हो तो ऐसे में उसका बुध आदित्य योग भी बनता है और उसकी विचार शक्ति, उसकी बुद्धि क्षमता बुध आदित्य योग की वजह से विलक्षण हो जाती है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कन्या राशि के द्वितीय, तृतीय चरण अर्थात नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय चरण जो आते हैं वो मृतावस्था में रहता है, क्योंकि शुरू के 6 डिग्री में अगर चंद्रमा या बुध स्वयं या सूर्य हो तो मृतावस्था में होंगे, और मृतावस्था में होने की वजह से फलित ये होता है कि अब वो पूर्ण फल नहीं देंगे। लेकिन अगर बुध भी वही है तो बुध का भी और जो अन्य ग्रह होंगे उनका भी अस्तभंग हो जाएगा, और अस्तभंग होने की वजह से वो वक्री के फल देंगे। अर्थात मृतभंग के फल 0 होते हैं तो वक्री के फल, अगर मान लो वो कारक ग्रह हैं तो उनके वक्री के फल
शुभ होंगे। अगर वो अकारक ग्रह है तो वक्री के फल, दृष्टि अगर राहु केतु या मंगल की दृष्टि हो तो कभी कभी वक्री के फल अशुभ भी दिखाई देते हैं अकारक ग्रह होने के बाद। तो कन्या राशि जो कि मूल त्रिकोण की राशि है, और सूर्य, चंद्र और बुध ये तीनों अगर साथ में है, और ऐसे में अगर मान लो सूर्य के साथ तीनों की युति है और बुध और चंद्रमा अस्त भी हैं, जैसे मृत है तो मृतभंग हो जाएगा, अस्त है तो अस्तभंग भी हो जाएगा, लेकिन अस्तभंग सिर्फ बुध का होगा, चंद्र का नहीं होगा। तो ऐसे में बुध की जो प्रभुता है या बुध के जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। अगर वो कारक ग्रह हैं तो उसके प्रभाव शुभ, और मान लो उसी समय उनकी महादशा चल रही हो, बुध की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो, तो ऐसे में उसके फल अत्यंत शुभ दिखाई देते हैं। उसकी बुद्धि चातुर्यता, उसका बुद्धि विकास, अगर मान लो कम उम्र में, जैसे पढ़ाई की उम्र में मान लो बुध की महादशा आती है और बुध कारक है, तो उसकी बुद्धि उस पढ़ाई में बहुत अधिक लगेगी और बहुत अच्छे मार्क्स लाके वो पास होगा। और अगर अकारक ग्रह है, और अकारक ग्रह में अगर मान लो बुध की महादशा भी आ जाती है और बुध वहीं पे है, बुध अस्त भी है, अस्तभंग भी है, तो अच्छा पढ़ा लिखा जो पढ़ाई करने वाला बच्चा होता है वो भी कभी कभी बहुत कम नंबर आते हैं, या फिर वो उसकी पढ़ाई से दिल उचट जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता, या ऐन समय में वो या तो बीमार हो जाएगा या फिर वो पढ़ाई की हुई भूल जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ होकर उसको विघ्न आते हैं। लेकिन अगर मान लो उसका सूर्य अच्छा है तो ऐन समय में उसको उसकी पढ़ाई की हुई याद भी आ सकता है। अर्थात और ग्रहों का भी हमें देखना होगा कि और ग्रह किस तरह के हैं। मान लो कन्या लग्न में ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर बुध आता है और सूर्य उसी राशि में है, लेकिन सूर्य आगे है, मतलब 12-15 डिग्री तक है, और बुध 4 डिग्री पे है या 5 डिग्री पे है, तो बुध का तो मृतभंग हो जाएगा बुध के खुद की वजह से, क्योंकि स्वगृही है, मूल त्रिकोण राशि भी है, स्वगृही भी है, लग्न स्थान का स्वामी भी है। ऐसे में बुध आदित्य योग उस दो योगों का इतना प्रभाव नहीं दिखेगा जितना बुध का स्वयं का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि बुध लग्नेश है जो कि स्वगृही है। इस तरह से नक्षत्र के गुण दोष, उसके स्वामी के गुण दोष और उनके देवता के गुण दोष, इन सब का मिला जुला असर जातक के ऊपर दिखाई देता है। ऐसे में महादशा, अंतरदशा और मान लो गोचर भी उसी समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से बुध का भ्रमण चल रहा हो, बुध लग्नेश हो, तो कितना भी बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई वाले समय में आता है तो मान लो बच्चा बहुत कम पढ़ाई करता है या बहुत थोड़ी देर पढ़ता है, लेकिन तभी उसको पूरा याद हो जाता है या वो अच्छी तरह से समझ जाता है उस बात को। और अगर अकारक ग्रह है तो इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। दोस्तों, नक्षत्र हो, महादशा, अंतरदशा और गोचर, इन सब का मिला जुला प्रभाव हमें जातक पर दिखाई देता है। और इसी तरह कुंडली के अन्य ग्रहों का भी उसके ऊपर क्या कितनी दृष्टि है,
या कौन सी दृष्टि से कौन सा ग्रह देख रहा है, वो सब देख कर ही हम फलित बताते हैं। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप, या जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये नक्षत्र तालिका में सीरियल से, जैसे नंबर के हिसाब से एक एक नक्षत्र को मैं आगे ले रही हूँ। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र से हमारी ये यात्रा शुरू हुई है, तो आज हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तक पहुँचे हैं। इसका अगला नक्षत्र इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। और आज के लिए इतना है। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न, शंका, जिज्ञासा हो तो आप अवश्य लिखिए। और अगर कोई आपका व्यक्तिगत ऐसा प्रश्न हो जो कि आप यहाँ कमेंट्स में नहीं लिख सकते, तो आप व्हाट्सएप पर लिखिए। व्हाट्सएप का नंबर साथ में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।